गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन में छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछे गए रीसेंट के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल जिसकी नॉर्मेलिटी है 36 को 50 ml जल में मिलाया जाता है, प्राप्त विलयन की मोलरता होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 9 मोलैरिटी होगी इसकी। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल का आयतन दिया है उसको हम V1 मानते हैं, तो V1 इक्वल टू 50 ml दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसमें हम 50 ml का वाटर ऐड करते हैं, तो 50 ml का वाटर ऐड करेंगे उसे हम V मान लेते हैं। तो जब हम V1 में V मिलाते हैं, मतलब 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल में 50 ml वाटर मिलाते हैं, तब हमें V2 मिलता है। और V2 का वैल्यू क्या होगा? 50 + 50 = 100। हम यहाँ पे V2 की वैल्यू देख रहे हैं जो कि है 100 ml। अब यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा देंगे N1V1 = N2V2। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का दिया हुआ है 36 नॉर्मेलिटी, और इनटू में V1 की वैल्यू कितनी है? तो वो है 50 ml, और उसके इक्वल टू में रखेंगे N2, ये हमें निकालना है। और V2 की वैल्यू क्या हो गई है? वो हो गई है 100 ml। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा N2 = 18। उसके बाद में नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला जिसमें मोलैरिटी आता है वो होता है, तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इंटू N। N क्या है? उसकी संयोजकता है। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे तो नॉर्मेलिटी के अपॉन में हो जाएगा N, और वो इक्वल होगा M के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मोलरता क्या है? मोलरता के बराबर में नॉर्मलता बटे N है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली है, 18 आया है, और H2SO4 में संयोजकता उसकी कितनी है? तो वो 2 होती है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मोलर प्राप्त होगा। तो ये है उसका आंसर। तो 61 का आंसर क्या है? तो वो है 9M। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जल एवं एथिल अल्कोहल के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का क्वथनांक जल एवं एथिल अल्कोहल क्या दिया है? जल एवं एथिल अल्कोहल मिश्रण के सैद्धांतिक मान से कम है, अतः यह मिश्रण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। देखिए, जब भी वाटर प्लस अल्कोहल दिया हो, चाहे वो कोई सा भी अल्कोहल हो, मेथनॉल, एथेनॉल, जो भी हो, और उसके साथ साथ जब अगर दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, जैसे कि वाटर पोलर होता है, नॉन पोलर में आप CH2 ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। तो जो ऐसे पेयर होते हैं वाटर प्लस अल्कोहल वाले पेयर, और पोलर और नॉन पोलर वाले पेयर जो होते हैं, वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। चूँकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वाटर और अल्कोहल दिया हुआ था, इसलिए इसका भी आंसर जाएगा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वाटर और एसिड का पेयर है, कोई सा भी एसिड, जैसे एसिटिक एसिड और H2O का पेयर, और कोई भी एसिड प्लस बेस है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, तो ऐसे जो पेयर जिसमें वाटर और एसिड का पेयर है और दूसरा में एसिड प्लस बेस का पेयर है, वो दर्शाते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का। वो 2 टाइप का होता है, एक प्राकृतिक रबर भी होता है, कृत्रिम रबर भी होता है। यहाँ पे प्राकृतिक रबर पूछा हुआ है, आइसोप्रीन आएगा। कभी कभी कृत्रिम और प्राकृतिक करके पूछ देते हैं, तो अगर प्राकृतिक है तो सीस आइसोप्रीन होगा, और कृत्रिम है तो ट्रांस आइसोप्रीन होगा। यहाँ पे हम आइसोप्रीन देख लेते हैं, ये क्या है? CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH और फिर से CH2, ये है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, इसको आप याद रखेंगे। तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर होता है इसमें, और दूसरे नंबर के कार्बन में मेथिल समूह लगा होता है। तो ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर का। 0.10 मोलर NaCl विलयन में सिल्वर क्लोराइड का विलेयता क्या होगा। तो हमें विलेयता को शो करते हैं S से, तो हमें S ही निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे KSP दिया हुआ है AgCl के लिए, वो है 1.20 इंटू 10⁻⁻10। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.2 इंटू 10⁻⁻9 मोलैरिटी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम AgCl को दो आयनों में विभक्त करते हैं, इसका आयोनाइजेशन करते हैं, तो ये Ag प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे जो S और S है ये उसका कंसंट्रेशन है और यही उसकी विलेयता है। तो यहाँ पे जो KSP होता है वो इक्वल होता है S स्क्वायर के AgCl के लिए, क्योंकि S और S का गुणा करेंगे तो S स्क्वायर होगा। और KSP की वैल्यू हमें दी हुई है 1.20 इंटू 10⁻⁻10। इसके बाद हम देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे S स्क्वायर को, आप लोग करके देखिएगा, तो ये रूट में जाएगा जो स्क्वायर है वो। फिर जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी S इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁻5। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे NaCl में मोलैरिटी दी हुई है 0.10 का, यहाँ पे जो मोलैरिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम AgCl आयन में देखिए NaCl का Cl और AgCl का Cl, तो यहाँ पे NaCl का दिया हुआ है तो वही Cl AgCl से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम Cl का मोलैरिटी लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है 0.1। तो यहाँ पे जब हम S स्क्वायर को हम S और S लिख सकते हैं, S इंटू S। यहाँ पे मैंने S स्क्वायर को S इंटू S लिखा है और उसके इक्वल में क्या है 1.20 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे हमें Cl आयन का S का वैल्यू पता है, वो है 0.1, तो S इंटू 0.1 हो गया यहाँ पे। उसके इक्वल में क्या होगा 1.20 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें S की वैल्यू मिलेगी 1.20 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि ये S के इंटू में जो 0.1 है वो आ जाएगा इसके बटे में और वो ऊपर जाके सॉल्व होगा तो वो 10⁻⁻10 से गुणा होगा। उसके बाद ये बन जाएगा 10⁻⁻9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो यहाँ पे जो परासरण दाब होता है वो तो होता है अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन भी होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें लिखा हुआ है कि BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है। तो वो की जा सकती है लुईस से। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो BF3 होता है वो एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है। तो जो लुईस एसिड होता है उसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता होती है। जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्टर होता है, इसीलिए BF3 को लुईस एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे दिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड COCl और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में PD बेरियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट A बना रहा है। उसके बाद जो बनेगा A, उसमें हम सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और हीट करेंगे तो हमें B और C मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नेम रिएक्शन है, इसे कहते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब भी बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है, अगर वो प्रेजेंस में PD बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में है तो वो बनाता है एल्डिहाइड, वो बनाएगा एल्डिहाइड। अगर ये PD और बेरियम सल्फेट नहीं रहेगा तो वो अल्कोहल बनाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे है PD बेरियम सल्फेट तो है दिया हुआ है,
तो सबसे पहले प्रोडक्ट में बनेगा एल्डिहाइड। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि एल्डिहाइड किस में बना है। तो ए में देख रहे हैं तो यहाँ पे तो एसिड बन गया है, तो ये नहीं आएगा। फिर सी में देख रहे हैं तो यहाँ पे अल्कोहल बन गया है, तो ये भी नहीं आएगा। डी में भी नहीं आएगा क्योंकि RCOR ऐसा दिया हुआ है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ये सही आंसर है क्योंकि इसमें पहले में एल्डिहाइड बना हुआ है। फिर हम देखते हैं जब हम एल्डिहाइड में सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से हिट करेंगे तो हमें B+C मिलेगा। एक तो अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे, इसमें अल्कोहल, और ये सोडियम का जो है वो लवण प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा C6H5COONA। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फ्रेंड्स, आपको नेम रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए ताकि आप देखते ही कैटलिस्ट को देखकर आप जान सकें कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इससे आप एलिमिनेट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, एथीन अणु में कार्बन परमाणुओं का संकरण होता है, तो इसका आंसर जाएगा sp2, क्योंकि एक होता है एथेन, एक होता है इथीन और एक होता है एथाइन। तो ये वाला है जो डबल बॉन्ड वाला है, CC डबल बॉन्ड वाला है, इसलिए इसमें sp2 संकरण होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, पी कक्षक की आकृति होती है, तो पी कक्षक की आकृति होती है डम्बेल, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। गोलाकार जो होती है ना वो S की होती है, डबल डम्बेल जो होती है वो D की होती है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व मैं करा रही हूँ वो सब अभी हाल ही में जो प्रयोगशाला परिचारक और अटेंडेंट का पेपर हुआ था FSL में, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, उसी का ही क्वेश्चन है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं जो छत्तीसगढ़ व्यापम में रिसेंटली हुए हैं। तो आपको ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन प्रयोगशाला परिचारक में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सही ढंग से मिलान नहीं है। देखिए, तो नायलॉन 6 दिया हुआ है, जो ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट दी हुई है वो है हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन की, और दूसरी यूनिट है वो एडिपिक एसिड की है, तो ये सही है। टेफ्लॉन का CF2 बॉन्ड CF2 होता है, ये भी सही है। रबर का आइसोप्रीन यूनिट दिया है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका आंसर है, यही गलत मिलान है टेरिलीन का, क्योंकि जो टेरिलीन होता है वो टेरेप्थैलिक एसिड से मिलके बनता है, प्लस इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए C डबल बॉन्ड O और C, ये जो है एस्टर बॉन्ड बनना चाहिए, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ठो ऑक्सीजन की कमी है, बेंजीन रिंग के जस्ट बाद में CO दिया है, लेकिन यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O फिर एक और O, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनना था लेकिन ये गलत स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे, तो इसका आंसर जाएगा टेरिलीन, क्योंकि हमें जो करेक्ट मिलान नहीं है उसी को चूज़ करना था, तो ये ऑप्शन सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन है 74, बेकेलाइट किसका बहुलक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पॉलीमर यूनिट से ये बहुत बार पूछा गया है अब तक CG व्यापम में। इसका आंसर है फिनाल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, वह औषधि जो शरीर के ताप को कम कर देता है तो वो होता है एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। यहाँ पे दिया है एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स प्रशांतक, एनाल्जेसिक पेन रिलीव करता है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो है वो तो प्रतिजैविक ही है जो एंटीबायोटिक का काम करता है, फिर प्रशांतक दिया हुआ है, तो इसका आंसर है ना जो शरीर के ताप को कम करेगा वो है एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित की अम्लीयता का सही क्रम है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, चूँकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी है ना तो इसमें OH रहेगा। फिर बी दिया है ऑर्थो टॉलोइक एसिड, टॉलोइक दिया है मतलब इसमें CH3 रहेगा। फिर सी है हमारा बेंजोइक एसिड COOH वाला। फिर डी है हमारा एंथ्रानिलिक एसिड NH2 ग्रुप वाला है ये। फिर ई है हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जिसमें रहेगा NO2 ग्रुप। अब हमें अम्लीयता देखना है।
तो फ्रेंड्स, अम्लता 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्लस आई इफ़ेक्ट, माइनस आई इफ़ेक्ट, और कौन ज़्यादा विद्युत ऋणता रखता है, कौन ज़्यादा विद्युत धनी है। तो इन सब चीज़ों पे जो है वो अम्लीयता और क्षारीयता डिपेंड करती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर किसी भी अणु परमाणु में मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो वो बढ़ा भी सकता है अम्लीयता को या घटा सकता है। किस कंडीशन में बढ़ाएगा घटाएगा ये भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आंसर हमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट से भी मिल सकता है और विद्युत ऋणता से भी मिल सकता है। देखिए, जो NO2 होता है ना, वो प्रबल विद्युत ऋणी है। कहने का मतलब है NO2 जो है वो माइनस आई इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दर्शाता है बाकी के अपेक्षा। तो इसमें सबसे सर्वाधिक जो अम्लीय होगा वो होगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो E आएगा इसमें। इसके बाद होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद होगा C होगा बेंजोइक एसिड, फिर B होगा ऑर्थोटोलोइक एसिड। उसके बाद लास्ट में आएगा D आएगा आपका एंथ्रानिलिक एसिड, NH2 ग्रुप वाला। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। यहाँ पे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सी रहता है ना OH, उसका जो H है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। OH जो है वो ऐसे कीलेट रिंग में चला जाएगा, तो उसका जो अम्लीयता है वो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड से थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा कौन, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो दूसरे नंबर में चला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। H बॉन्ड बनने की वजह से उसके स्ट्रक्चर में H बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला क्या दिया है, A, H2 और O2 दोनों अनुचुंबकी प्रकृति के होते हैं। मेरे को ये ज़रूर पता है कि जो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकी होता है, लेकिन H2 है वो अनुचुंबकी नहीं होता, उसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर ऑप्शन नंबर B है, बंध क्रम में वृद्धि के साथ बंध लंबाई कम होती है, तो ये सही है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बंध की लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। अब ऑप्शन नंबर C दिया है, F2 अणु के प्रतिबंधी आणविक कक्षक में कुल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखना पड़ेगा, ये मेरे को अभी नहीं पता। फिर वो निकाल के पता चलेगा कि 9 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिर D है, CN साइनाइड माइनस CO और NO प्लस का बंध क्रम समान होता है। तो जी फ्रेंड्स, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये होगा 14 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलेगा, तो ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये B भी सही है, तो B और D सही है, लेकिन हमें चुनना है गलत कथन। तो हम ऐसा कथन चुनेंगे जिसमें B और D ना हो। पहले ऑप्शन में A और B दिया है, B आ गया है, मतलब ये तो नहीं आएगा क्योंकि B तो करेक्ट ऑप्शन है ना, और हमें गलत चुनना है। फिर और वैसे ये यहाँ पे आ गया है, B में D भी आ गया है, तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर B भी नहीं आएगा क्योंकि D तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इन लोग का बंध क्रम समान होता है, 3-3 आएगा सबका बंध क्रम। फिर ऑप्शन नंबर C ये भी गलत है क्योंकि B और D दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका आंसर जाएगा केवल A और C, ऑप्शन नंबर D इसका राइट है। क्योंकि जो A है वो गलत है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल जो होता है ना वो अनुचुंबकी नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अनुचुंबकी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर C क्या है इसका, F2 अणु के प्रतिबंधी, मेरे ख्याल से इसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उससे थोड़े कम ही होते हैं लग रहा है, तो इसका ऑप्शन D करेक्ट जाएगा। इसको हम लोग आंसर किससे लाए हैं, एलिमिनेट करके, क्योंकि 2 ऑप्शन हमें पहले से पता था, B और जो D है वो तो सही हो गए हैं, दोनों सही है, तो उसको एलिमिनेट कर दो। फिर जो बच गया वही तो गलत कथन होंगे, तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। सुमेलित करना है इसको हमें। यहाँ पे आकृति दी हुई है, तो पहला दिया हुआ है सल्फर ट्राईऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और चौथा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो मुझे पता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, तो C का जाएगा 4th। यहाँ पे 2 ऑप्शन में C का 4th दिया है, B और C का। फिर SF6 का होता है अष्टफल की, तो D का जाएगा 2nd, तो D का हो गया है 2nd। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है क्योंकि D 2nd एक ही दिख रहा है। फिर मीथेन का होता है चतुष्फल की, तो ये B का 1st जाएगा।
फिर जो बच गया है सल्फर ट्राइऑक्साइड उसका होगा त्रिकोणीय समतली। तो आप इसको मिला के देखेंगे तो होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। तो ये होता है ए इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जी हाँ ये सही है। फिर बी दिया है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये भी सही है, मास इंटू वेलोसिटी। फिर सी दिया है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 के, ये काइनेटिक एनर्जी है, और इंटू एम मास दिया है, ये भी सही है। और डी दिया है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, वी की जगह रखा है सी प्रकाश का वेग रखा है, तो ये भी सही है। चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर जाएगा ये सभी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी एवं सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए तनन फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों का बढ़ता क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम जो होता है ना वो ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो सबसे कम होता है तनन फ्रीक्वेंसी वो ट्रिपल बॉन्ड वाले का होगा, उसके बाद में उससे थोड़ा सा ज़्यादा डबल बॉन्ड वाले का होता है, और सबसे ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड वाले का। चूँकि बढ़ते क्रम में पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलीसिलोक्सेन बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो इसमें आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको आप याद कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो यूज़ होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड तो नहीं होता, ह्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड भी नहीं होता, लुईस एसिड ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्रमशः +112 और +19 का विशिष्ट घूर्णन होता है। जली घोल में यह घूर्णन +52 डिग्री हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जब म्यूटा रोटेशन होता है तो अल्फ़ा जो है बीटा में, बीटा जो है वो अल्फ़ा ऐसा चेंज होते रहता है, वो उसका रोटेशन एंगल भी चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाना है। यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज ए, तो इसका जाएगा थर्ड जाएगा इसका एक मोनोसैकेराइड है जो कोशिकाओं के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। फिर बी दिया है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का आएगा फर्स्ट, तो इसमें क्या लिखा है, फलों और शहद में पाया जाने वाला एक मोनोसैकेराइड है। फिर आएगा सी, सी का जाएगा फोर्थ जाएगा, ये जो सुक्रोज होता है ना वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक डाइसैकेराइड होता है। फिर लास्ट दिया है डी ग्लाइकोजन, इसका जाएगा सेकंड जाएगा एक पॉलीसैकेराइड जो जानवरों में कार्बोहाइड्रेट भंडारण के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ए, क्योंकि ए का आएगा थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, अभी कथन दिया है, इसमें कुछ जुगाली करने वाले शाकाहारी जानवर अपनी आंत में विशिष्ट एंजाइमों के कारण सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। तो जी हाँ ये करेक्ट है, उसमें विशिष्ट एंजाइम होता है। ह्यूमन बींग में आजकल नहीं होता, पहले रहा होगा, अभी तो बिल्कुल नहीं रहता ऐसा एंजाइम। तो हम लोग क्या है जो हम लोग पचा नहीं सकते सेल्यूलोज को। और दूसरा इसका कारण दिया है, इन जानवरों की आंत में सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो जी हाँ ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन जो है असर्शन के लिए सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फास्फाजीन NPCl2 और ये होल ब्रैकेट में n नंबर ऑफ है, बहुत सारे हैं ऐसे यूनिट्स को बनाने में सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका अमोनियम क्लोराइड के साथ PCl5 की प्रतिक्रिया, हाँ ये सही होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ना जब आप अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो फास्फाजीन बनता है। बी क्या है, NPCl2 और होल ब्रैकेट 3 और NPCl2 फिर 4 के मिश्रण का निर्माण।
तो हाँ जी हाँ, ये भी बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट है। फिर सी क्या दिया है, कम दबाव में आसवन द्वारा पृथक्करण, नहीं ये नहीं होता, तो ये सी गलत है। फिर डी क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की एन सिलिकॉन Me3 थ्राइज में तेज़ी से डालने से उत्पाद प्राप्त होगा, तो ये कथन भी सही नहीं है, हमें सही चूज़ करना था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए मोनोसैकेराइड को उदाहरण के साथ मिलान करें। तो इसका है ट्रायोसेज। ट्रायोसेज मतलब जो C3 कार्बन वाले हैं, इसमें आएगा ए का सेकेंड ग्लिसरैल्डिहाइड। उसके बाद है टेट्रोसेज, तो ये जो है वो 4 कार्बन वाले हैं, तो इसमें आएगा इरिथ्रोज, तो बी का जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट जाएगा। फिर है सी पेंटोज, 5 कार्बन परमाणु वाले हैं, तो इसका जाएगा राइबोज। राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर होता है। फिर सी का है हेक्सोज, हेक्सोज जाएगा थर्ड, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो C6 यूनिट वाला है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 23, सिलिकॉन अकार्बनिक पॉलीमर जैसा दिखता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिशत होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन बंध का आयनिक लक्षण, इसी की वजह से इसमें उच्च प्रतिशत होता है, और बाकी 3 ये नहीं है, नियंत्रित हाइड्रोलाइसिस, घुलनशीलता, सिलिकॉन बंध पर कार्बनिक समूह, ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन बंध का आयनिक लक्षण, SiO ऐसा बॉन्ड बनता है ना, वही अकार्बनिक पॉलीमर जैसा दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में हमें फास्फाजीन की सामान्य संरचनात्मक इकाई देखनी है, तो इसमें आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फास्फोरस है उसके पास 5 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ये एक से P जुड़ा है, एक बॉन्ड इधर है, और डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, और एक डॉट डॉट से R जुड़ा है, तो ये इसका करेक्ट है। बी देखिए इनकरेक्ट है, क्योंकि फास्फोरस में होने चाहिए कितने 5 बॉन्ड ना, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 ही तो बॉन्ड है, तो ये गलत है। ए क्या है, ए में 5 होने चाहिए बॉन्ड फास्फोरस के पास में, यहाँ पे 2 2 4 5 और एक 6 है, तो ये भी गलत है, उचित संरचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यही जाएगा इसका, एन डबल बॉन्ड पी, फिर पी में 2 R और एक सिंगल ऐसे बॉन्ड निकला हुआ है वो। ऑप्शन नंबर डी भी इसका इनकरेक्ट ही है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होना चाहिए, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है। उचित आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसका सी ही जाएगा, सी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ व्यापम में आए हुए रिसेंटली क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किस चीज़ में वीडियो चाहिए इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी आप बता सकते हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, तो फ्रेंड्स कमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।